हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। ये आपका जो है कि अध्याय 7 जो है कि शुरू किया जा रहा है, जिसमें से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा रैखिक समीकरण तथा द्विघात समीकरण। तो रैखिक समीकरण आपको रैखिक समीकरण जो है कि किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, हर एक जो है कि सवालों को जो है कि समझते चलेंगे। आपका जो है कि किसमें जो रैखिक समीकरण होता है वह कैसा होता है, द्विघात समीकरण कैसा होता है, हर एक जो है कि प्रश्नों को देखते चलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग इसमें आपको सिर्फ परिभाषा बताएंगे और उदाहरण कुछ बताएंगे। और चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। इसमें आपका पहला है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं वो समझिए। ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात राशि हो। ठीक है, रैखिक समीकरण वह होता है ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात राशि यदि उपस्थित होती है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, रैखिक जो है कि समीकरण कहते हैं। जिसमें अज्ञात राशि हो, यानी कि उस राशि का मान हमें पता नहीं होता है तो उसे हम लोग अज्ञात राशि कहते हैं। जैसे रैखिक समीकरण की बात हो रही है पहले, तो जैसे मान लीजिए 2x + 5y + 3 बराबर कितना है, 0। तो इसमें रैखिक समीकरण यह किस तरह से है, देखिए इसमें जो है कि अज्ञात राशि क्या क्या है, x है और क्या है, y है। तो ऐसे बहुपद जिसमें अज्ञात राशि उपस्थित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो वही आपका परिभाषा में रखा गया है कि ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या, यानी कि इसमें जो है कि अज्ञात चरों की संख्या यदि दे देता है, जैसे एक चर होता है, दो चर होता है, ठीक ना, तो उसे हम लोग यदि मान ली उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले। यदि एक रहेगा तो एक चर वाला होगा। जैसे समझिए इसमें मान लीजिए आपका ये है 2x + 3 बराबर कितना हो, 0। तो इसमें चरों की संख्या कितनी है, एक। सिर्फ x है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यदि दो चर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 3y + 5z = कितना है, 0 है, तो यह आपका कितना का हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग रैखिक समीकरण समझ लिए हैं कि ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें अज्ञात चर हो, यानी कि अज्ञात चर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण की बात हो रही है। ऐसा रैखिक बहुपद या ऐसा रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन एक रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, देखिए एक चर वाले रैखिक बहुपद, ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या यदि एक होती है तो उसे हम लोग एक चर वाले रैखिक बहुपद कहते हैं। और दो चर की बात करें तो ऐसे रैखिक बहुपद जिसमें अज्ञात चरों वाली संख्या, यानी कि अज्ञात चरों की संख्या दो होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि तीन चर की बात करें तो उसमें तीन चर आ जाएंगे तो वह तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, चार रहेगा तो चार चर वाला रैखिक समीकरण, ऐसे करके आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका एक चर वाला हो गया, ये दो चर वाला हो गया। और जिससे मान लीजिए आपका हो जाए x + 5y + z बराबर कितना, 0। तो यह आपका कितने चर वाला है, तीन चर वाला। तो ये आपका हो जाएगा तीन चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए अगला इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग। अब आगे आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला है, कह रहा है कि रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। देखिए रैखिक समीकरण जो होते हैं, रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि हैं, एक, दो, तीन विधि हैं रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। लेकिन हम जो है कि पहले से एक वीडियो बना दिए हैं शॉर्ट ट्रिक, यानी छोटे ट्रिक के माध्यम से हम लोग रैखिक समीकरण को कैसे करते हैं, और उसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। यानी कि रैखिक समीकरण का शॉर्ट ट्रिक करके जो है कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हम वहां से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। उसका शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि यदि हम लोग ये विधि लागू करते हैं, ये विधि लागू करते हैं, ये विधि, यानी कि तीनों विधि में से कोई भी यदि विधि हम लोग लागू करते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन यदि हम छोटे माध्यम, यानी कि छोटे ट्रिक के माध्यम से यदि हल करते हैं तो आसानी से सोल्यूशन कर लेते हैं। तो उसका हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो है कि अब जब हम लोग प्रश्न लेकर चलेंगे तो यदि वह उस टाइप का आता है, यानी कि रैखिक समीकरण को हल करने के लिए यदि देता है एक्स वाई का मान फाइंड करने के लिए, तो आसानी से जो है कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं वो देखिए। यदि बहुपद समीकरण की घात, यदि कोई भी आपका बहुपद समीकरण हो उसमें दो घात हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस क्या हो 3 बराबर कितना है 0, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें दो घात है। 3 घात वाला रहेगा तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, 4 घात वाला रहेगा तो चार घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुपद समीकरण, यदि बहुपद समीकरण की घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद समीकरण कहते हैं, यदि 4 हो तो उसे चार घात वाला बहुपद समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यदि बहुपद समीकरण की घात 2 हो तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर हम जो है कि इसको रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि आप जो है कि प्रश्न जब भी सॉल्यूशन किया जाएगा उसका जो है कि आसानी से जो है कि हम लोग सॉल्यूशन कर सकेंगे यदि पढ़ रहेंगे तो। अब समीकरण के मूल एवं विभक्तिकर, तो देखिए मूल फाइंड कर, देखिए यही आपका जो समीकरण है, इस समीकरण को यदि हम लोग हल करते हैं तो दो मूल मिलते हैं। x के कितने मान मिलेंगे 2, तो वही आपका क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो यदि हम लोग कभी कभी जो है इस मूल का उपयोग वहां पर करते हैं जब हम लोग गुणनखंड नहीं हो पाता है, तब हम लोग वहां से फाइंड करते हैं मूल। तो कभी भी हम लोग समीकरण का मूल फाइंड करेंगे तो हम लोग इसी फार्मूले से लेकर चलेंगे। ये आपका फार्मूला होता है मूल निकालने के लिए, यानी कि दो मूल निकालने के लिए -b प्लस माइनस होता है अंडर में करणी में b² - 4ac अब बटा में क्या 2a। ये आपका मूल फाइंड करने के लिए है। तो अधिकांश तौर से हम लोग इसी का उपयोग करेंगे ताकि जो है कि आसानी भी पड़ेगी हम लोगों को सॉल्यूशन करने में। तो मूल समीकरण के मूल एवं विभक्तिकर, देखिए यदि हम लोग बात करें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। आप लोग इस द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को याद रखेंगे कि किस तरह से जो है कि व्यापक रूप आपका द्विघात समीकरण है। आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस क्या c। सपोज दैट, समझिए यही हम जो है कि सवाल यहाँ पर रखे हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इसमें a b और c का मान क्या होता है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला रख देंगे द्विघात समीकरण के लिए कि ax² होता है प्लस bx होता है प्लस क्या होता है c बराबर 0। मान लीजिए सपोर्ट देते यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो माइनस। ठीक है, तो यदि a की बात करें तो a बराबर आपका -2 मिला, b की बात करें तो b बराबर आपका -5 मिला, और c की बात करें तो c बराबर क्या मिला 3। तो जब भी आपसे जो है कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आप लोग तुरंत बताएंगे ax² प्लस bx प्लस क्या c। ठीक है, तो यह मूल निकालने के लिए फार्मूला, इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए विभक्तिकर की बात करें तो विभक्तिकर का फार्मूला होता है विभक्तिकर को इंडिकेट करते हैं d से। तो विभक्तिकर d बराबर होता है आपका b² - 4ac। जब भी आपसे जो है कि विभक्तिकर का जो है कि फार्मूला पूछा जाए कि विभक्तिकर का फार्मूला क्या होता है, तो बताएंगे d बराबर होता है b² - 4ac। क्लियर है, तो ये रहा आपका प्रोसेस। तो चलिए ये अभी आपका समीकरण के मूल का आपका पहला था। अब देखते हैं जरा दूसरा। तो ये अब दूसरा है, समझिए दूसरा और तीसरा में करना क्या है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि माना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, कि मूल, यदि देखिए कोई भी आपका समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, यदि उसके मूल दिए गए हैं तो मूल यदि आपके दिए गए हैं तो मूल आपका जो भी मूल रहता है उसका वैल्यू एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है बीटा। 3 मूल होता है तो अल्फा बीटा और क्या आ जाता है गामा आ जाता है। लेकिन आपको इसमें दो ही मूल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, अल्फा बीटा और क्या अल्फा और क्या बीटा। तो कह रहा है कि यदि दो मूल हो, आपके दो मूल दिए गए हों अल्फा तथा बीटा हैं, तब मूलों का यदि योग फाइंड किया जाता है तो अल्फा प्लस बीटा का यदि हम लोग योग निकालते हैं तो होता है -b बटा में क्या a। फार्मूला है ये, याद रखेंगे आप लोग कि यह जो है दोनों मूलों का योग है। तो दोनों मूलों का योग होता है अल्फा, दोनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a। ठीक है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं -x का गुणांक, यानी कि माइनस लगाएंगे x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक b है ना, तो वही b रखा गया है। आप बाटा लगा देंगे, x² का गुणांक कह रहा है तो x² का गुणांक क्या है a, तो रख दिए हैं क्या a। यानी कि मूलों का योग निकालना हो फ्रेंड्स तो आप लोग याद रखेंगे होता है -b बटा में क्या a। ठीक है, अगला स्टेप चलते हैं।
यदि मूलों का गुणनफल की बात करें तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू क्या, बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है क्या है, देखिए सी बटा में ए। यदि अभी जो है सवाल समझाएंगे हम, उदाहरण इसके तौर पे सी बटा में ए, यानी कि कह रहा है कि अचर पद, जहां पर सी को हम लोग क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं, क्योंकि इसके साथ एक्स जुड़ा नहीं है तो ये अचर पद हो गया। तो अचर पद चाहिए तो सी हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो क्या एक्स स्क्वायर गुणांक ए है ना, ए हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि द्विघात समीकरण दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया हो बराबर 0 हो, लेकिन यहाँ प्रतिबंध दिया है कि यानी कि ए नॉट इजिकल टू 0, यानी कि जो ए वाला मान है ये यहाँ पर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब यदि मूल अल्फा व बीटा हो तब हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए यदि मूल आपको पता है अल्फा और बीटा तो क्या निकाल सकते हैं, देखिए मूलों का यदि समांतर माध्य निकालना हो, मूलों का क्या निकालना हो, समांतर माध्य निकालना हो, तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है मूलों का योग चाहिए और बटा में कितना 2, यानी कि मूलों के योग में यदि 2 से हम लोग डिवाइड कर दें तो जितना मान मिलता है इस समीकरण का वही होता है समांतर माध्य। ठीक है, या हम लोग फार्मूला याद कर सकते हैं माइनस बी बटा में क्या 2a। आप इतना याद रख सकते हैं या आप याद रख सकते हैं कि समांतर माध्य यदि निकालना हो तो माइनस बी बटा में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, इसके बाद मूलों का हरात्मक माध्य, यदि हरात्मक माध्य की बात करें तो यह होता है 2 अल्फा इंटू बीटा, दोनों मूलों का गुणनफल होता है, और बाटा में होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों मूलों का क्या योग। या हम लोग फार्मूला याद रख सकते हैं, सिर्फ यही आसान रहेगा आपको, 2c बटा में क्या होता है माइनस बी। ठीक है, चलिए जरा हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या दिया हो 3 बराबर कितना हो 0। ठीक है, तो पहले उदाहरण आप समझिए, उसके बाद जो है प्रश्नावली में से 2 या 3 आपके जो है प्रश्न पहले इसमें रखे जाएंगे। चलिए, अब कह रहा है कि पहले देखिए, कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण है, यदि आपके द्विघात समीकरण के मूल मालूम हो अल्फा और बीटा आपके दिए गए हैं, तब यदि कहता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे, माइनस होता है तो माइनस लगा लीजिए, बी का मान पूछ रहा है तो बी का मान कितना है ए बी का मान 5 है, अब बाटा में कह रहा है कि ए चाहिए तो ए का मान कितना है 2, यानी कि दोनों मूलों का योग आपका हो जाएगा -5 बाटा में कितना 2। ठीक है, देखिए कहीं मिस्टेक ना हो। और फिर गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू क्या बीटा, तो गुणनफल का फार्मूला होता है सी बटा में क्या चाहिए ए, तो यह सी है, यानी कि इसी तरह से ना होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर कितना होता है 0। तो कह रहा है कि सी बटा में ए होता है तो सी का मान -3 है, और बटा में ए होता है तो ए का मान कितना है 2, यानी कि -3 बटा में कितना 2। तो ये है मूलों का योग और गुणनफल हुआ ना। अब चलते हैं समांतर माध्य की तरफ। तो समांतर माध्य फाइंड करना हो तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला होता है कि -b का मान चाहिए और किसका 2a, तो माइनस से तो माइनस लगा लीजिए, अब b का मान कितना है 5, अब बाटा में यदि 2 है तो 2 लगा दीजिए, और कह रहा है कि a का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर दी -5 बटा में कितना 4। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, हरात्मक माध्य की बात करें तो हरात्मक माध्य बराबर क्या, इसको हम लोग यदि याद रखते हैं तो थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा, हम लोग इसी को सिर्फ याद रखेंगे। होता है क्या 2c बटा में -b है, तो 2 गुणे होता है c, तो c का मान कितना है, c का मान क्या है, c का मान कितना है -3, अब बाटा में माइनस क्या b, तो b का मान कितना है 5। ठीक है, अब समझिए 3 दूनी के -6 बटा में माइनस कितना 5, ये कट गया, यानी कि 6 बटा में कितना हुआ 5। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहा। तो चलिए हम लोग थोड़ा एक और उदाहरण समझ लेते हैं। तो चलिए हम एक और जो है कि उदाहरण ले लिए हैं। ठीक है, यदि आपको क्लियर हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, यदि आपका समीकरण दिया है, कह रहा है कि मूल आपके अल्फा और बीटा हो तो उनका जो है कि योग और गुणनफल फाइंड कीजिए और समांतर माध्य निकालिए, और क्या हरात्मक जो है कि माध्य। तो योग के लिए क्या होता है -b बटा में ये होता है, तो माइनस लगा लीजिए, b कह रहा है तो b का मान माइनस है, समझिएगा b का मान -8 है ना, तो माइनस प्लस कर देगा 8 बटा में a का कह रहा है तो माइनस कितना 2, 2 चौके 8, माइनस कितना हुआ 4, क्योंकि हर में माइनस है तो -4 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c बटा में a होता है ना, तो c का मान कितना है समझिए 18 है, अब बटा में a का मान कितना है -2, कटा दीजिए 2 9 18, और माइनस है तो माइनस कितना हुआ 9 हुआ ना।
अब जरा समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इनका जरा समांतर माध्य निकालिए और हरात्मक माध्य निकाल कर बता दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी का मान पूछ रहा है, तो हरात्मक समांतर माध्य के लिए बी का मान कितना है, देखिए -8 है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा 8। अब बाटा में देखिए 2 गुणे, कह रहा है कि ए बताइए, तो ए का मान कितना है, याद है ना, देखिए यहाँ पर ए का मान -2 है तो -2 रखेंगे। 2 चौके 8 और 2 दूनी के कितना 4, ये माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस कितना हुआ 2। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर है ना। अब समझिए, देख लीजिएगा गलत ना हो कहीं कटाने में। अब यहाँ से 2c बटा में क्या होता है, माइनस भी होता है, तो 2 गुणे c का वैल्यू पूछ रहा है, तो c का वैल्यू कितना है 18 है ना। अब बटा में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। अब b का मान कितना है -8, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा कितना 8। समझिए 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4 और 2 नवा 18, यानी कि 9 बटा में कितना हुआ 2। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहा। तो चलिए अब हम जो है कि आपको जो है कि स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण जो है कि सूत्र देंगे, आप जो है कि उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये भी आपका सूत्र है, इस सूत्रों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जब भी प्रश्नावली स्टार्ट की जाएगी आपका जो है कि इन्हीं का उपयोग किया जाएगा। तो चलिए आपको स्क्रीन पर जो है कि फार्मूला दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 जो है कि स्टार्ट किया जाएगा। दो सूत्र हैं, मूलों की प्रकृति आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, और मूलों के रूप में बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग हैं। सभी फार्मूले को याद रख लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास में पहला क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² - 10x + 11 = 0 के मूलों का हरात्मक जो है कि माध्य है। आपसे पूछा है क्या, समझिए। कह रहा है कि मूल आपके दिए गए हैं ना, अब उसका कह रहा है कि हरात्मक माध्य क्या होगा। तो मूल क्या क्या दिया है जरा समझिएगा। मूल दिया है आपका x² - 10x प्लस कितना है 11 = 0 है ना। तुलना कर दीजिए, x² + bx + c से तुलना करते हैं ना। अब मूल का क्या पूछा है, हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य के लिए क्या फार्मूला होता है, हरात्मक माध्य के लिए 2c बटा में क्या -b होता है ना। तो आपका हो जाएगा फार्मूला पहले रख लीजिए, हरात्मक माध्य 2c बटा में क्या -b। तो 2 गुणे c का वैल्यू 11 है बटा में माइनस b का मान कितना है -10 है, तो +10 हो जाएगा। और 2 पाँचे कितना 10, 11 बटा में कितना रहा 5 ना। तो 11 बटा में 5 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। क्लियर है। तो यही प्रोसेस सेम चलते रहेंगे और आपका सिद्धाचार्य का नियम भी लागू किया जाएगा और जो है कि विविक्त का भी लागू किया जाएगा। तो ये रहा जो है कि प्रश्न नंबर 1 तक जो है कि प्रश्नों को जो है कि हल कराया गया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 2 से। तो फ्रेंड्स आप लोग सभी सूत्र जो है कि तैयार रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है कि आपका शुरू किया जाएगा विविधकर पे जो है कि आपको जो है कि बताया गया था कि जो है कि मूल फाइंड करने के लिए आपका कौन सा फार्मूला लागू किया जाएगा, -b प्लस माइनस जो है कि अंडर में b² - 4ac डिवाइड बाई आपका 2a जो होता है उसी के फॉर्म पे हम लोग चलेंगे। तो हर एक फार्मूला आप जो है कि उम्मीद करेंगे कि हम जो उम्मीद रखेंगे कि आप लोग जो है कि हर एक फार्मूला याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे इसी तरह से अगले वीडियो में जो है कि प्रश्न नंबर 2 से शुरू किया जाएगा।